दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ख़ास मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं। और जी हाँ, ये मुद्दा रहेगा रियल एस्टेट की जो मार्केट में बेसिकली आप ग्रोथ देख रहे हैं वो वास्तविक है या ये काल्पनिक है और एक भ्रम पैदा किया जा रहा है या बबल मार्केटिंग की जा रही है। जिस तरह से ये ग्रोथ दिखाई जा रही है, तो ये इसके पीछे सच्चाई क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। इसी टॉपिक पे हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर मेरे से कोई ओपिनियन मांगता है, जैसे मैं रियल एस्टेट में आपको पता है काफ़ी टाइम से रियल एस्टेट के ऊपर रिसर्च करता हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ। तो मेरे से कोई राय पूछता है और पूछता है कि सर, इस टाइम में रियल एस्टेट में जिस तरह से तेज़ी दिख रही है, ये वाकई में है या मतलब ये मिसकंसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। तो इस तरह की कई क्वेश्चंस आते हैं हमारे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप पे भी कुछ लोग इस तरह से पूछते हैं। तो देखिए, पहले मैं आप लोगों को उत्तर दे दूं, इसमें देखिए कोई मिसकंसेप्शन क्रिएट नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल सही बात है। इस टाइम में रियल एस्टेट में जो ग्रोथ आप देख रहे हैं बिल्कुल सही है। और ये ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मतलब ये तेज़ी का दौर चल रहा है इस टाइम में। अगर रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे थे आज से 1 से 1.5 साल पहले, जब कोविड काल चल रहा था, तो उस टाइम चीज़ें फिर भी थोड़ी स्लो डाउन थी। पर जैसे ही कोविड का अंत हुआ, तो ये रियल एस्टेट में मार्केट में बहुत तेज़ी आई है। अब इसके पीछे कुछ कारण हैं, तो वो कारण मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों के साथ कि रियल एस्टेट में जो मार्केट में इतनी तेज़ी जो देखी जा रही है वो किस कारण या किन कारणों से आई हुई है। तो देखिए, जो बेसिकली मैंने एनालाइज़ किया या फिर जो भी मैंने जितना डाटा मैंने पढ़ा और उससे कुछ चीज़ें उभर के आई हैं सामने, तो वही मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि ये रियल एस्टेट की जो मार्केट में तेज़ी आ रखी है वो किस कारणों से आई हुई है। तो देखिए, पहला तो जो कारण था वो एक होम की नीड। जब से लॉकडाउन था, तो आपने देखा होगा कि जिसका जैसे दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों में जिसका घर था, जिसके पास अपना मकान था, तो उसको कहीं मूव आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास अपना मकान है तो आपकी जाहिर सी बात है फैमिली मेम्बर्स आपके साथ हैं। आप एक फैमिली के साथ हैं, तो एक फैमिली के अंदर जो सुरक्षा की भावना या फीलिंग पैदा होती है, वो जाहिर सी बात है आप अकेले जहाँ पे रेंट पे रहते हैं तो वहाँ पे वो वाली फीलिंग नहीं आती। तो देखिए, जो रेंटल पे रहते थे मैक्सिमम लोगों से, तो रेंट पे जो रहते थे वो खाली करवा लिया गया था। और या तो लोगों ने खुद ही खाली कर दिया था क्योंकि फैमिलीज़ नहीं थी साथ में, तो वो भी अकेला नहीं रहना चाहते थे। क्योंकि उस टाइम में अगर कोई बीमार पड़ता कोरोना काल में, बाय द वे, किसी को कोविड जैसी सिचुएशन हो जाती, तो अगर अकेला होता तो उसके लिए बहुत ही बेहद मुश्किल हो जाती वो सिचुएशन। आप तो इस बात को समझ सकते हैं। तो इसलिए बहुत से लोग चले गए, अपने होम टाउन चले गए और वर्क फ्रॉम होम करने लगे। कंपनीज ने भी ये इजाज़त दी। बट जैसे ही अब ये कोविड हटा, जैसे कोविड का प्रभाव कम हुआ, तो लोगों ने रियलाइज़ किया कि यार, काश हम जहाँ पे काम कर रहे थे वहीं पे हमारा घर होता, हमारी फैमिली होती, तो हमें मतलब इस तरह से दूर ना जाना पड़ता। या मतलब किराए पे, मतलब जिस तरह से हम रह रहे थे वो चीज़ें हमें फेस आउट नहीं करनी पड़ती। जैसे किसी को तो किराएदारों को भी छोड़ने के लिए बोला गया था मकान मालिकों द्वारा, क्योंकि हर किसी को एक इन्फेक्शन का डर था। उस टाइम में हर कोई डरा हुआ और सहमा हुआ था। तो कई किराएदारों को खुद खाली करने के लिए बोला मकान मालिकों ने, और कुछ लोग मजबूरन गए क्योंकि उनके फैमिली मेम्बर साथ में नहीं थे। और वो क्यों नहीं थे साथ में? क्योंकि उनके पास अपना घर नहीं था। यहाँ पे आप वो किराए पे रह रहे थे, एक कमरा लेके रह रहे थे, और जहाँ पे वो फैमिली को नहीं रख सकते। तो एक ये बहुत बड़ी ज़रूरत बनी यहाँ पे, दिखी घर की ज़रूरत है। अब हम किराए पे नहीं रह सकते और यहाँ पे ज़रूरत दिखी लोगों को। और जैसे ही कोविड काल हटा, तो लोगों ने मार्केट में, आप देखेंगे, आप एनालाइज कीजिए कि जो किराए थे जैसे कोविड काल से पहले 2 साल, तो आपने देखा होगा कि किराए धीमे रहे। मतलब कईयों ने कम भी करे, जैसे जो मकान मालिक सिर्फ किराए पे ही जिनकी इनकम थी, तो वो उन्होंने कम भी करके लोगों को किराए पे रखा। कुछ ने ऐसा किया, बट मैक्सिमम लोगों के तो मकान उस टाइम में खाली हो गए थे।
बट कुछ लोगों ने फिर भी रखा कि चलो यार कम किराया है बट चलो एक हमें एक रेगुलर इनकम आ रही है, क्योंकि जिनकी डिपेंडेंसी उसी इनकम में थी तो उन्होंने इस तरह से भी किया। तो अब यहाँ पे देखिए चीज़ें जो किराएदार था उसको भी रियलाइज़ हुई कि हाँ यहाँ पे मकान की ज़रूरत तो उसको पड़ेगी, मतलब क्योंकि उसको फैमिली वैमिली लेके आनी है। और जैसे ही कोविड काल हटा तो उसके बाद किरायों में वही मकान मालिक जो आपको छूट दे रहे थे उन्होंने ऐसी बढ़ोतरी करी। मेरे जो जानकारी में आ रहा है जब 20 से 25% किराए जो हैं बढ़ा दिए गए। अब 20 से 25% अगर किराया बढ़ा दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो आपको चोट करेगा। अब वो चोट करेगा तो आप सोचेंगे कि हाँ यार इसका कैसे किया जाए, क्या नहीं किया जाए। यार इससे अच्छा तो हम ईएमआई दे दें और अपना घर ही ले लें, और जिससे कल कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो मेरा फैमिली भी मेरे साथ ही होगी। तो ये एक जो सोच थी जिसने अभी डिमांड को बहुत बढ़ाया, और दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों में ये डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ी। और इसका देखिए इसके प्रूफ भी दूंगा, इसके ऊपर एनालिसिस है, बड़े बड़े लोगों ने एनालिसिस किए हैं इस सेल्स के ऊपर। मैं ये बिना तथ्यों के आधार पर बातें नहीं कर रहा, इसके पूरे तथ्य हैं। जिसका जैसे जो रिपोर्ट वगैरह छपी हुई हैं न्यूज़पेपर्स में तो उसका मैं लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो जिससे आप देख सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर जो है वो सबसे टॉप मोस्ट रहा है जहाँ पे डिमांड बहुत बड़ी है घरों की। अब जाहिर सी बात है कि जब डिमांड बढ़ेगी तो कीमतें भी बढ़ेंगी। अब जिस भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो कीमतें बढ़ेंगी, तो आप देखेंगे कि रेंटल तो हाई हुए हुए, जैसे मैंने बताया कि कोरोना काल के बाद लोगों ने रेंट बढ़ा दिए जैसे ही अंत होने के बाद, और ऐसे ही अब इस तरह से रेंटल को देखते हुए लोगों ने घरों की डिमांड भी बढ़ा दी। अब घरों की डिमांड जैसे बढ़ी है तो जाहिर सी बात है रेट भी बढ़ेंगे। अब रेट भी आप देख रहे हैं इसी तरह से अब जा रहे हैं। और फिर भी आप देख रहे होंगे कि जो भी नया प्रोजेक्ट आ रहा है, हम कहे रेट ज़्यादा है या कम है, हम कुछ भी बोलें बट वो लगातार बिकता जा रहा है। अब इस पे कुछ लोगों को आपत्ति ज़रूर होगी, जिन्होंने अर्लियर जो चांस है जिन लोगों के पास, जो साल डेढ़ साल पहले कुछ प्रॉपर्टी ले सकते थे, सस्ते समय था जब मैं कह रहा हूँ कि कोविड चल रहा था, उस टाइम में जो लोग इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते थे बट वो उठा नहीं पाए तो उन्हें कहीं ना कहीं चोट लगी अंदर। और वो बोलते हैं मार्केट में कि ये तो तेज़ी सिर्फ ऐसे ही है, टेम्परेरी है, ये हाइप क्रिएट किया गया है, ये है ऐसा है, बबल मार्केटिंग है। जबकि सही में जो चीज़ें हैं वो बहुत उल्ट हैं। इस टाइम में वाकई में डिमांड बहुत है मार्केट में। और ख़ासकर अगर हम गुड़गांव की मार्केट की बात कर रहे हैं तो यहाँ तो ऐसी डिमांड है कि कोई प्रोजेक्ट आ रहा है मतलब वो लॉन्च होने से पहले ही बिक रहा है। आपके सामने आशियाना का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, आशियाना आमरा, डीएलएफ के फ्लोर्स ले सकते हैं कि जैसे ऑफिशियल लॉन्च होने से पहले ही यूनिट बिकी। इवन दो वाइट लाइन का मैं एग्ज़ाम्पल बता दूं कि वहाँ पे भी आधे से ज़्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं उनकी, जबकि वहाँ पे सीबीआई रेड का इशू भी चल रहा है अभी। बट फिर भी उसके होते हुए भी आधे से ज़्यादा यूनिट वाइट लाइन में बिक चुकी हैं। फिर आप लगा लीजिए M3M कैपिटल जैसा प्रोजेक्ट आया था, उसमें भी अच्छी खासी यूनिट बिक गई। और अभी जो हाल फिलहाल में आपका ये कौन सा प्रोजेक्ट था, आशियाना बताया मैंने, डीएलएफ बताया, वाइट लाइन बताया। फिर हाँ लग्जरी में अगर हम बात कर लेते हैं तो 61 में पूरी आया, तो पूरी की भी देखिए काफ़ी यूनिट सोल्ड आउट हो चुकी हैं। तो इस तरह से आप देखें तो ये मार्केट में जो तेज़ी है, अब ये तेज़ी देखिए कोई कोई नहीं जानता ये तेज़ी कब तक ही बनी रहेगी और ये ऐसे कब तक चलेगा। बट हाँ जो मेरा अनुमान कहता है ये तेज़ी अभी जल्द थमने वाली नहीं है, खासकर जब तक इलेक्शन नहीं होते। और अगर इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट में कोई चेंजेस आ जाए, मान लीजिए गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, बीजेपी की जगह कोई और पार्टी सेंटर में आ जाए, गवर्नमेंट बनाए, तो चीज़ें शायद थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट हो जाएं उस टाइम में। बट फिर भी मतलब ऐसा तो नहीं होने वाला है कि एकदम डाउनफॉल आ जाएगा। हाँ बट मार्केट थम सकती है। बट अगर फिर दोबारा से सेंटर में बीजेपी आती है तो ये मार्केट फिर ऊपर की तरफ और उठेगी, और ये कहाँ जाके रुकेगी ये हम भी नहीं बता सकते। तो ये तो रहे कुछ एक कारण जो मैंने बताया था। दूसरा एक कारण जो रहा डिमांड बढ़ाने का, जैसे लोगों ने पास क्या हुआ कि जैसे वर्क फ्रॉम होम हो गया कई लोग, और ऑफिस नहीं जाना हुआ, तो बहुत लोगों के पास इनिशियल जो होता है ना फंड्स,
कुछ रेंटल बच गया, कुछ ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस बच गए। तो एक होता है 5 से 10 लाख रुपए हर किसी के पास एक सेविंग के तौर पे हो गए। अगर उसके घर में कोई बीमार नहीं पड़ा तो एक सेविंग के तौर पे हो गए। तो वो जो सेविंग बची, तो जब घर की डिमांड दिखी, जैसे सिचुएशन देख के उसको घर की डिमांड दिखी, और उस और गुड़गांव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस तरह के पेमेंट प्लान ही आए। जैसे स्मार्ट वर्ल्ड में आप देखेंगे, स्मार्ट वर्ल्ड 89 आया, तो वहाँ पे आप 10% दीजिए, 90% का आपका लोन हो रहा था। तो इसमें लोगों को सेफ लगा कि चलो 90% हम तो नहीं दे रहे अपनी जेब से, जब हमें मकान मिलेगा तब की तब देखेंगे। तो इसलिए इस तरह की जो स्कीमें बहुत बिकी। देखा होगा आपने स्मार्ट वर्ल्ड और ये M3M का जो सेक्टर 89 में प्रोजेक्ट आया, ऐसे सेक्टर 61 में जो इनका प्रोजेक्ट आया, तो सॉरी। तो इस तरह से देखिए आपने चीज़ें कैसे बिकी हैं उसमें। तो ये कुछ कारण थे जो कि रियल एस्टेट को, मतलब ये छोटे छोटे कारण थे पर ये बहुत बड़े बन गए आज के समय में। जो रीसेल मार्केट भी थी वहाँ पे भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे उछाल आ गया, क्योंकि नए प्रोजेक्ट आ रहे थे और एक अच्छे खासे रेट पे आ रहे थे। जब वो नहीं बिकने से रुक रहे थे तो जाहिर सी बात है जो पुरानी प्रॉपर्टी थी उनके भी रेट बढ़ गए। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, जैसे अफोर्डेबल आते थे, अफोर्डेबल का पहले रेट 4,000 होता था, अभी 4200 रुपये पर स्क्वायर फीट हो गया। तो जाहिर सी बात है कि जो पुरानी इन्वेंट्री है जो 4,000 पे भी है, बट आज के समय में कोई 4,000 के हिसाब से नहीं बेचेगा, वो 4200 के हिसाब से ही बेचेगा। वो तो यही कहेगा कि भाई नया रेट इतना बढ़ गया, तो उसी हिसाब से प्रीमियम मांगेगा आपसे। और अभी भी बिल्डर के पास भी कोई अगर हाल फिलहाल में कोई इन्वेंट्री बच के आती है तो वो भी नए रेट पे जाती है, और इसके ऊपर गवर्नमेंट ने भी नॉर्म्स बना दिए हैं कि आप नए रेट पे बेच सकते हो। तो यही सारे देखिए सरकमस्टांसेस बने हैं जिन्होंने डिमांड को बढ़ाया है, और वाकई में डिमांड एक अच्छी खासी बढ़ गई है मार्केट में, और लोगों को घरों की नीड्स दिख रही है। कोई भी प्रोजेक्ट आने से पहले लोगों के इंटरेस्ट आ जाते हैं, चाहे वो अफोर्डेबल हो, चाहे वो लग्जरी हो, सेमी लग्जरी सेगमेंट का हो। हर तरह का मैं कहूँगा इस टाइम में बायर मार्केट में है। इवन दो मैं ये बताऊँ आपको कि कमर्शियल मार्केट में हम बोल रहे हैं कमर्शियल मार्केट में चीज़ें शायद नहीं बिक रही, बट मैं उसके ऊपर भी क्लैरिटी दे दूँ कि कमर्शियल में भी जो माल अच्छी खासी स्पीड से बिक रहा है। क्योंकि देखिए इसके अभी क्या है ना कि शेयर मार्केट भी थोड़ा सा डामाडोल है, वर्ल्ड में परिस्थितियाँ थोड़ी सी इस तरह से बनी हुई हैं, तो शेयर मार्केट के भी कुछ इन्वेस्टर जो हैं वो कमर्शियल इस तरह से कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फिर प्लॉटिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे और कैश कंपोनेंट की बात आ जा रही है। जैसे दिल्ली में खासकर जो दिल्ली वासी हैं वो उनको एक बेसिकली वाइट मनी जो है अरेंज करने में, आपको पता ही है, अगर आप पुरानी कोई प्रॉपर्टी बेच के दिल्ली से अगर गुड़गांव में लेना चाहते हैं तो आपके पास वाइट मनी का अभाव हो जाता है, क्योंकि नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या जो ब्रांडेड प्लेयर्स हैं उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें तो आपको वाइट मनी ही चाहिए। तो वहाँ पे जो बी पार्ट उनको मिलता है, जो कैश कंपोनेंट मिलता है, अब उसको कहाँ खपाया जाए, तो उनके लिए कमर्शियल एक विकल्प बचता है या फिर एक प्लॉट एक विकल्प बचता है। जैसे दीनदयाल प्लॉटिंग में भी आप देखेंगे कि इसी वजह से तेज़ी है। भाई दीनदयाल प्लॉटिंग भी आने से पहले, मैं तो कहूँगा उसमें तो रहना आने से पहले की चीज़ें बिक जाती हैं, बाद में तो रीसेल होती है, इन्वेस्टर तो पहले ही घुस जाता है। तो ऐसा चल रहा है ट्रेंड, और ये ट्रेंड देखिए जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, ये ट्रेंड कब तक चलेगा ये इसके बारे में कोई नहीं बता सकता एग्जैक्ट, बट जब तक चीज़ें फास्ट ट्रैक पे चल रही हैं ये चल ही रही हैं। अब कोई अफोर्डेबल भी देख लीजिए, अफोर्डेबल भी रुकता नहीं है। अफोर्डेबल में भी आप देख लीजिए कि अफोर्डेबल भी जैसे ही कोई अफोर्डेबल आ रहा है तो हर एक अफोर्डेबल फुल जा रहा है। तो आप देखिए कि इस टाइम में ना क्या कि दिल्ली की एक्चुअल में, मैं मेनली अगर हम गुड़गांव के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो दिल्ली की जनता बहुत गुड़गांव शिफ्ट होना चाह रही है, या प्लान कर रही है शिफ्ट इमीडिएटली होना है, या उनका 4 से 5 साल का प्लान है। तो वो ही लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक गुड़गांव में, जैसे जो दिल्ली एनसीआर का अगर आप नंबर देखें कि दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा डिमांड बढ़ी हुई है, तो अगर हम उसके हिसाब से एनालाइज करें चीज़ें तो यहाँ पे गुड़गांव में जो सबसे ज़्यादा डिमांड आपको दिखाई देगी, क्योंकि गुड़गांव में जॉब्स भी हैं। और तो मैं जहाँ पे जॉब्स या कॉर्पोरेट जहाँ पे ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जनता वहाँ पे ही अपना घर लेना चाहती है। और दिल्ली में अपनी कंजस्टेड पॉल्यूशन,
और ख़ासकर पार्किंग के इश्यूज़ बहुत जगह पे आ चुके हैं। पार्किंग को लेके भी बहुत लड़ाइयाँ होती रहती हैं आए दिन सोसाइटीज़ में। तो उन इश्यूज से भी बचने के लिए लोग अब गुड़गांव की तरफ मूव हो रहे हैं। हालांकि गुड़गांव में ये नहीं है कि दिक्कतें नहीं हैं, गुड़गांव में भी अपनी दिक्कतें हैं, बट लोग फॉर द चेंज अपना आज से ही गुड़गांव में शिफ्ट हो रहे हैं। और अगर आज कोई गुड़गांव में शिफ्ट हो जाएगा तो हो सकता है आने वाले समय में वो एक अच्छा खासा गेन भी हो जाए उसे प्रॉपर्टी में। क्योंकि जैसे जैसे देखिए एरिया बढ़ेगा, जैसे जैसे एरिया डेवलप होगा, ये टोल आए हटेगा। बेसिकली अगर हम न्यू गुड़गांव की बात करें, CPR, द्वारका एक्सप्रेसवे, SPR, ये सब इंटरकनेक्ट हो जाएंगे और चीज़ें और स्मूथ हो जाएंगी। तो यहाँ पे फिर तो प्रॉपर्टी लेना मतलब नामुमकिन सा हो जाएगा। और अगर आज हम मतलब 1 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं है तो सब उस टाइम हो सकता है 1.5 या 2 करोड़ की कोई वैल्यू ना रह जाए गुड़गांव में प्रॉपर्टी लेने के लिए। तो इस तरह से तेज़ी की मार्केट चल रही है। अगर देखिए आप निवेश करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि भाई मार्केट शायद ठंडी हो जाएगी, मार्केट में डाउनफॉल आ जाएगा, तो देखिए डाउनफॉल नहीं आता है रियल एस्टेट में। क्लियर कर दूं, ये ज़रूर होता है कि थोड़ा बहुत प्राइस करेक्शन आ जाए या फिर स्टेगनेंट हो जाए, प्राइजेस वहीं पे टिके रहें, वो हो सकता है। बट वो भी कब होगा अभी तो कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि जिस तरह से डिमांड है उस तरह से तो ये प्राइजेस और ऊपर को जाने वाले हैं। तो ये समीक्षा थी कुछ कारणों की कि किस वजह से ये डिमांड बढ़ी हुई है रियल एस्टेट में, जो कि मैंने की है। बाकी और भी कई रीज़न हो सकते हैं, आप कोई रीज़न बताना चाहें कि ये डिमांड क्यों बढ़ी हुई है, आपके जानकारी में कोई रीज़न है तो आप वो कमेंट द्वारा हमें बता सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया की हमें हमेशा से बेसिकली इंतज़ार रहता है हम आपकी प्रतिक्रिया का। तो आप कमेंट ज़रूर करें इस वीडियो में और बताएं कि ये डिमांड जो है वो कब तक इस तरह से बढ़ती रहेगी और रियल एस्टेट की मार्केट कब तक ऊपर चढ़ती रहेगी। कमेंट कर सकते हैं, 2024 तक सोचते हैं, 2025 तक सोचते हैं, 2030 तक सोचते हैं, किस ईयर तक आप सोचते हैं, आप इस तरह से कमेंट कर सकते हैं। और आपके कमेंटों का हमें इंतज़ार रहेगा और देखते हैं कि मैक्सिमम लोगों की बेसिकली सोच क्या है, कब तक मानते हैं कि ये तेज़ी रहेगी। आप ईयर लिख सकते हैं, 2023 लिख सकते हैं, 2024 लिख सकते हैं, जैसे भी जो आपको सही लगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मैंने इस वीडियो में काफ़ी हद तक आपको क्लैरिटी दी है। जो कारण हैं उनके बारे में भी बताया है कि क्यों रियल एस्टेट में इस टाइम में डिमांड बनी हुई है और ये क्यों चीज़ें यहाँ पे रातों रात बढ़ती जा रही हैं। तो इनके कुछ कारणों को मैंने यहाँ पे ज़रूर दर्शाया। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये जो वीडियो है या इसके अंदर जो तथ्य दिए गए हैं वो समझ आए होंगे और आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। और देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और ये जो तथ्य दिए हैं वो समझ आए हैं तो इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जो लोग नए जुड़ रहे हैं इस चैनल से, क्योंकि इस तरह के लॉजिकल और इंफॉर्मेशनल वीडियो मैं अपने चैनल पे रोज़ लेके तकरीबन आ जाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे अंत कर देते हैं और अब आपको जल्द मिलेंगे इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।